गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का परिचय अपन देखें, जीवन परिचय देखें तो इनका जन्म हुआ 1911 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई 1993 ईस्वी में। देहरादून में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभ से ही शमशेर बहादुर सिंह के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि जीवन के प्रारंभ से ही अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की बाधाओं का उन्हें सामना करना पड़ा। जैसे छोटी सी उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया। करीब 8-9 वर्ष के थे वो, 8-9 वर्ष के थे और 8-9 वर्ष की उम्र में ही उनकी माता जी का देहांत हो गया। और फिर 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ और 6 वर्ष ही पत्नी का साथ रहा और फिर उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। तो इतनी कुछ बाधाएं, इतने कुछ सांसारिक जो कष्ट हैं वो सहने के बावजूद, उनका सामना करने के बावजूद भी इनकी कविताओं पर इसका कोई किसी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यानी ये कहें कि उनका जो कवि कर्म है वो निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहा, या ये कहें कि ये जो बाधाएं हैं ना उनकी कविताओं में और अधिक तीक्ष्णता लेकर के आई, और अधिक उनकी जो धार थी वो और अधिक पैनी हो गई इन कष्ट और बाधाओं के कारण। ये सब उनका जीवन परिचय इस प्रकार से देखने को मिलता है। यदि हम हिंदी साहित्य में शमशेर जी का हिंदी साहित्य में स्थान यदि देखना चाहें तो वो एक प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। प्रारंभ में उनकी जो कविताएं थी वो प्रगतिशील विचारधारा को लेकर के आगे चल रही थी। प्रगतिशील विचारधारा मतलब जो कविताएं शोषक और शोषित की भावना को लेकर के जो रची जाती थी, जो कविताएं शोषक और शोषित की भावना को लेकर के जो कविताएं लिखी जाती थी, मतलब ये मानना था कि एक शोषक वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है। शोषक वर्ग जो है वो शोषित वर्ग का शोषण करता है और फिर अंत में क्रांति होती है और फिर एक सर्वहारा वर्ग जो है उसकी स्थापना होती है। इस प्रकार की जो विचारधारा को लेकर के जो कविताएं रची गई, या इस प्रकार की विचारधाराओं को लेकर के जो कवि कविताएं पर रचना कर रहे थे उनको प्रगतिवादी कवि कहा जाता था। तो प्रारंभ में शमशेर बहादुर सिंह जो थे उनकी कविताओं में प्रगतिशील विचारधारा का प्रभाव जो हो देखने को मिलता है। उसके बाद में आगे ने सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे ने 4 तार सप्तक प्रकाशित किए। वो 4 तार सप्तक जो उनकी पत्रिका थी उसमें क्या था कि वो प्रयोगवादी ऐसे प्रयोगवादी कवि जो अपनी कविताओं में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जो हिंदी साहित्य में नए नए प्रयोग लेकर के आ रहे थे। क्योंकि काफी समय से आदिकाल से लेकर के भक्ति काल, रीति काल, उसमें क्या था कि कविताएं जो थी ना वो कुछ हद तक नियमों में बंधी हुई थी, कुछ हद तक उनमें समरूपता समानता जो हो देखने को मिलती है। नियमों में बंधी हुई थी वो कविताएं, जैसे छंद के जो नियम हैं या हर प्रकार की उनका विषय वस्तु से संबंधित जो नियम हैं वो उनमें बंधी हुई थी। पर इस काल में आकर के कुछ कवि ऐसे हुए कि उन जो परंपरागत जो बंधन थे उनको छोड़ करके नए नए रूप लेकर के या नई नई विषय वस्तु लेकर के कविताओं का क्या कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे। तो ऐसे कवियों का संग्रह करके 7 ऐसे कवि जो अपनी कविताओं में नई विचारधारा को लेकर के चल रहे थे, ऐसे 7 कवियों का उन्होंने संकलन करके एक तार सप्तक नाम से एक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। तो अपने जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, ये उनकी जो दूसरी पत्रिका, मतलब 4 तार सप्तक उन्होंने प्रकाशित किए थे। हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन आज्ञे ने 4 तार सप्तक जो थे वो प्रकाशित किए थे। तो ये उनके जो दूसरा तार सप्तक था उसमें भी उन्होंने 7 कवि संकलित किए। तो दूसरे तार सप्तक में स्थान मिला था किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। तो अपन हिंदी साहित्य में यदि इनका परिचय देखने चाहें या इनका स्थान देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में वो एक प्रगतिशील कवि या प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। प्रारंभ में वो एक कैसे थे? प्रगतिशील विचारधारा, जो शोषक और शोषित की विचारधारा को लेकर के कविताएं लिखी जाती थी, ऐसे कवि थे। पर धीरे धीरे उनके इस कविताओं में परिवर्तन आता गया और वो उनकी कविताओं में भी वो भी एक प्रयोगवादी कवि जो थे, कैसे कवि? एक प्रयोगवादी कवि, मतलब ये भी अपनी कविताओं में नए नए क्या लेकर के आ रहे थे? प्रयोग लेकर के आ रहे थे। तो आगे का जो दूसरा तार सप्तक था, उसमें जो 7 कवि थे उनमें एक कवि थे कौन?
शमशेर बहादुर सिंह। देखो प्रयोगवाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपने संक्षेप में यदि जानने का प्रयास करें तो प्रयोगवाद में क्या था कि प्रयोगवाद में कवि, जैसे मैंने कहा कि प्राचीन काल से जो कविताएं थी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में जो कविताएं थी वो कुछ बंधनों में जो थी वो क्या थी, बंधी हुई थी। मतलब उसका दायरा जो था वो क्या था, सीमित था। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि विषय वस्तु की दृष्टि से यदि अपन देखें, किसकी दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, तो विषय वस्तु की दृष्टि से यदि देखें तो जो कवि थे ना वो जैसे कुछ गिने चुने विषय या कुछ प्रमुख जो विषय थे, जैसे हमारे जो आदि ग्रंथ थे, हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, इनसे पात्र लेकर के या इनसे घटनाओं लेकर के कविताओं का क्या करते थे, निर्माण करते थे। यानी उनके जो कथानक आते थे ना, उनके कविताओं का जो विषय आता था वो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों से आता था, उपनिषदों से लेते थे, पुराणों से लेते थे, या रामायण से, महाभारत से। ये जो प्राचीन धर्म ग्रंथ थे विशेष तौर से, उनसे विषय वस्तु लेकर के वो अपनी कविताओं का क्या करते थे, निर्माण करते थे। परंतु इस काल में आकर के प्रयोगवाद में आकर के क्या किया गया कि हर एक विषय पर कविता लिखी जाने लगी। हर एक विषय पर कैसे, जैसे मान लो कवि बैठा हुआ और उसके सामने कोई भी कुछ विषय आ गया है, खुली प्रकृति में बैठा हुआ है और कोई भी यदि सामने कुछ विषय आ गया और उसके दिमाग में उसको लेकर के भाव जो हो क्या हो गए, जागृत हो गए, और उसको लेकर के उसने कविता का निर्माण कर दिया। तो हर एक छोटे से छोटे विषय पर, हर एक बड़े से बड़े विषय पर कविताओं का निर्माण होने लगा। तो ये एक नया क्या था, प्रयोग, नया था, क्या था, प्रयोग था। जैसे दूसरा अपन देखें कि शिल्प कला की दृष्टि से देखें, मतलब कविताओं का जो निर्माण है, कविताओं का क्या था, जो निर्माण था वो क्या था कि जैसे प्राचीन काल से अपन कविताओं को देखते हैं कि कविताएं जो थी वो छंद के बंधनों में बंधी हुई होती थी। कविताएं जो थी वो छंद के बंधनों में क्या होती थी, बंधी होती थी। कविताएं जो थी वो लयबद्ध होती थी, ठीक है ना। पर इस काल में आकर के क्या हुआ कि वो उसमें परिवर्तन आ गया। मतलब कविता को देखते हैं तो गद्य और पद्य में कोई किसी प्रकार का कोई अंतर होता ही नहीं है। गद्य जैसी लगती है कविता, एक पंक्ति एक शब्द की है, फिर एक पंक्ति काफी बड़ी है, कुछ वर्णों का या मात्राओं का कोई उसमें कोई संबंध है ही नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई नियम है ही नहीं। तो हर प्रकार से जैसे कविताएं जो थी वो क्या थी, छंद के बंधनों में बंधी होती थी। कुछ जैसे रामचरितमानस जो है वो दोहा और चौपाई में चित्रित है। रामचरितमानस जो है वो दोहा और चौपाई में उसका क्या किया गया, निर्माण। तो हर प्रकार से जो कविताएं होती थी वो छंद के बंधनों में बंधी होती थी। उनमें मात्राओं का ध्यान रखा जाता था, उनमें वर्णों का क्या रखा जाता था, ध्यान रखा जाता था। तो इस प्रकार से, पर इस काल में आकर के कविता जो थी वो हर प्रकार के बंधन से क्या हो गई थी, मुक्त हो गई थी। हर प्रकार के बंधन से, एक शब्द है एक पंक्ति का, फिर एक काफी बड़ा है। तो इस प्रकार से शिल्प कला की दृष्टि से, मतलब कविता का निर्माण जो है ना, उसमें काफी कुछ परिवर्तन आ गया है। जैसे अपन देखें उपमान है, उपमान की दृष्टि से देखें अपन कि प्रारंभ में प्राचीन काल से ही यदि मुख की सुंदरता का वर्णन करना है तो चंद्रमा से उसकी क्या कर दी गई, तुलना कर दी गई है। कमल से उसकी कोमलता का चित्रण करना है, वर्णन करना है तो कमल से उसकी क्या कर दी गई, तुलना कर दी गई। आंखों की सुंदरता का वर्णन करना है तो खंजन पक्षी से उसकी क्या कर दी गई, तुलना कर दी गई। तो ये उपमान जो थे कुछ गिने चुने उपमान थे। उपमेय के लिए कुछ गिने चुने उपमानों का ही क्या होता था, प्रयोग होता था। पर इस काल में आकर के नए नए उपमानों का क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। नए नए उपमान चित्रित होने लगे, ऐसे उपमान चित्रित होने लगे, ऐसे उपमानों का प्रयोग किया जाने लगा जो पहले कभी हुआ ही नहीं। तो इस दृष्टि से नए नए प्रयोग कर रहे थे कवि, तो उनको क्या नाम दिया गया, प्रयोगवाद नाम दिया गया। और ऐसे कवि जो नए नए प्रयोग कर रहे थे, ऐसे कवियों को देख करके, समझ करके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ एक पत्रिका संपादित कर रहे थे, तार सप्तक। उसमें ऐसे 7 कवियों का वो संकलन कर रहे थे, ऐसे 7 कवि। तो ये जो हमारे कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, उनके दूसरे सप्तक में उनको स्थान मिला था। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में वो एक प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे, पर बाद में धीरे धीरे वो किस प्रकार के कवि बन गए, प्रयोगवादी कवि बन गए, जो अपने कविताओं में नए नए क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अपन ये जो अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो कविता है, उषा कविता, इसमें हम देखेंगे कि नए नए उपमानों का, नए नए बिंबों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। ऐसे उपमानों को प्रयोग में लिया गया है कवि ने कि जैसा पहले कभी हमने उन उपमानों को सुना ही
नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि उषा जो कविता है ना, वो एक सफल प्रयोगवादी कविता है। एक तो प्रातःकालीन जो उषा काल है, सूर्योदय से जो पहले का जो समय है उषा काल, उसका विषय वस्तु के रूप में कवि ने चित्रित किया है। तो विषय वस्तु की दृष्टि से एक नया प्रयोग है ये, है। दूसरा, इस काल में नए नए बिंब, नए नए उपमानों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो शिल्प की दृष्टि से भी, उपमान की दृष्टि से भी और विषय वस्तु की दृष्टि से भी ये एक कवि का नया क्या है, प्रयोग है। तो हम ये कह सकते हैं कि उषा जो कविता है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो कविता है उषा कविता, वो एक सफल प्रयोगवादी कविता है, ये हम ये कह सकते हैं। ये इनका संक्षिप्त परिचय हुआ शमशेर बहादुर जी का। अब पहले आप एक बार इसका संदर्भ जो हो नोट कर ले। इनकी जो कविता उषा कविता जो अपने यहां संकलित की गई है, उसका एक बार आप संदर्भ नोट कर लें। देखें, आप लिखें उपयुक्त पद्यावतरण, नोट करो, उपयुक्त पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक सृजना के पद्य भाग में उषा कविता शीर्षक से उद्धृत किया गया है, जिसके रचयिता महान प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। ये इसका क्या हो गया, संदर्भ हो गया, ठीक है ना। प्रसंग, इसमें उषा काल का चित्रण किया गया है कवि के द्वारा। सूर्योदय से पहले का जो समय है वो किस प्रकार से उसका जो सौंदर्य है, वो उसका जो मनमोहक जो रूप है, उसका कवि ने यहाँ पर एक शब्द चित्र के माध्यम से एक चित्र सा प्रस्तुत किया है। कवि ने नए नए उपमानों के माध्यम से उसे चित्रित करने का प्रयास किया है। तो ये अब इसके आप विशेष और लिख लो, नोट करो। नंबर 1, भाषा भावों के अनुरूप। नंबर 1 लिखो, भाषा भावों के अनुरूप। नंबर 2, भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। नंबर 3 लिखो, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग। खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग। 4 लिखो, काव्य का प्रसाद गुण। काव्य का प्रसाद गुण। अगला लिखो, बिंबात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग। बिंबात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग। बिंबात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग। अगला, क्योंकि प्रयोगवादी कविता है तो इसमें आप लिखो छंदोमुक्त कविता। छंद के बंधनों से मुक्त है, छंदोमुक्त कविता। इसमें एक जो शब्द है, एक जो पंक्ति है वो एक शब्द है उसमें, और फिर अगली जो पंक्ति है वो एक पूरी पंक्ति है। तो उसमें किसी प्रकार की मात्रा वर्ण आदि का कोई ध्यान नहीं रखा गया, तो छंदोमुक्त कविता। अगला लिखो, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आप इसमें कर सकते हो, स्वाभाविक है। उसमें अगला लिखो, नवीन उपमानों का प्रयोग। नए नए उपमान जो है ना वो प्रयुक्त किए गए हैं। आप जब कविता को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के उपमान पहले हिंदी साहित्य में कभी प्रयोग में नहीं लिए गए। तो नवीन उपमानों का जो था वो प्रयोग किया गया। अगला लिखो, प्रयोगवादी काव्य की झलक। प्रयोगवादी काव्य की झलक इसमें देखने को मिलती है। तो ये इसके विशेष हो गए, इसका कवि परिचय हो गया। अब आप एक बार आप इतना ही करेंगे इसमें कि एक तो कवि परिचय आज याद करेंगे आप, कवि परिचय आप इसका याद करो, इसके विशेष वगैरह जो है वो याद करो, और इसका जो पाठ परिचय जो दिया गया है, कवि क्या बताना चाहता है उसमें, क्या बताना चाहता है कवि कि उषा काल का कवि ने चित्रित किया है। उषा काल कौन सा काल होता है? सूर्योदय से पहले का जो समय होता है ना,
सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, उषा काल कहते हैं। तो उसका हर पल जो परिवर्तित हो रहा है, समय जो है वो हर पल आगे बढ़ रहा है, और हर पल आगे बढ़ रहा है समय, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उषा काल का, वैसे वैसे प्रकृति में नए नए क्या आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। और जैसे जैसे नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को कवि ने नए नए उपमानों के द्वारा क्या किया है, चित्रित करने का प्रयास किया है। तो किस प्रकार से चित्रित किया है वो अपन देखेंगे। पहले आप एक बार इसका आप संदर्भ याद करें, इसका कवि परिचय याद करें, और इसका जो पाठ परिचय जो है, कविता का जो परिचय है क्या है, वो याद करें। कल देखेंगे अपन इस कविता में, उषा कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है, कौन कौन से नए उपमान प्रयोग में लिए हैं उषा काल के लिए, क्या कुछ नए बिंब जो है वो चित्रित किए हैं। और कवि के जो बिंब है ना, वो ग्रामीण परिवेश से लिए गए हैं। प्रातः काल का जो ग्रामीण परिवेश होता है उसमें किस प्रकार का वहां का वातावरण होता है, वो सारे जो उपमान है कवि के द्वारा वो ग्रामीण परिवेश से ही चित्रित किए गए हैं। तो वो सब अपन देखेंगे। मैं एक बार पुनः आपसे कह रहा हूं कि मेरे वीडियोस आपको यदि ज्ञानवर्धन में यदि आपके सहयोगी हो रहे हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही उनको सब्सक्राइब भी करें, जिससे जो भी वीडियोस मेरे आ रहे हों तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास में पहुंचता रहे। धन्यवाद।